हेलो माय डियर फ्यूचर सीएस। सो लास्ट पार्ट में हमने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कर रहे थे और मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमारा पोर्शन जो था वो रह चुका था क्योंकि मेरी माइक में आवाज़ नहीं आ रही थी। सो लेट्स डिस्कस द कॉपडुबलस अगेन, राइट। तो अगर कुछ भी पार्ट लास्ट वाला मिसिंग रहेगा तो हम वो अलग वीडियो में कवर कर लेंगे, बट आई वांट टू स्टार्ट विद द फ्रेश टॉपिक, दैट इज कॉपडुगलास। सो यहाँ पर ये इंडिविजुअल फर्म को नहीं अप्लाई करता बल्कि होल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अप्लाई करता है। सपोजिटली आप एक फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो और उस फैक्ट्री वो फैक्ट्री किस चीज़ की है, वो स्नीकर्स की फैक्ट्री है। किस चीज़ की फैक्ट्री आप आप बनाना चाहते हो। सो यू वांट टू लॉन्च द स्नीकर्स फैक्ट्री, ठीक है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग है स्नीकर्स की। अब आप प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन को चलाने के लिए आपके पास दो इनपुट्स लगेंगे। कितने इनपुट्स लगेंगे? दो। एक लगेगा लेबर, ठीक है, लेबर को हम एल से डिनोट कर रहे हैं, और दूसरा लगेगा कैपिटल जिसको हम के से डिनोट कर रहे हैं। एक लगेगा लेबर, एक लगेगा कैपिटल, ठीक है। तो सपोजिटली लेबर जो कि स्यू करेंगी मशीन्स के साथ, स्विंग करेंगी मशीन के साथ, और कैपिटल यानी कि बिल्डिंग मशीनरी हाई टेक इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। बहुत डिकेड्स पहले एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था चार्ल्स कॉप, और एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था पॉल डॉगलास। तो उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया, उन्होंने उन्होंने एक चीज इंट्रोड्यूस करी, एक ब्रिलियंट सा क्वेश्चन पूछा। इफ वी इंक्रीज अवर वर्कर्स और अवर मशीनरी बाय स्पेसिफिक परसेंटेज, can we mathematically predict exactly how many sneakers we are going to produce? So इस क्वेश्चन से कॉप डुगलास जो है प्रोडक्शन फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ। वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, दैट इज दिस। कुड यू सी दिस? हाँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, दैट इज इसको इसको रिवाइज कर दिया गया। आईसीआई ये भी नहीं पूछने वाला है, ICI इज नॉट गोइंग टू आस्क दिस टू, ठीक है। तो उन्होंने रिवाइज कर दिया, और आपको ना डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देख के, ठीक है। ICI ना आपसे कभी क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, ना आपको न्यूमेरिकल, सिर्फ फिगर फिक्स्ड है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट क्या बात करने की कोशिश कर रहा है। तो Q इज इक्वल टू A L की पावर A K की पावर B। कुड यू सी दिस? ठीक है, दिस इज नथिंग, ए आना था यहाँ पे, ए एल एंड दिस इज के। व्हेन आई वाज राइटिंग तो मिस्टेक थी यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो राइट, क्यू क्या है? क्यू इज नथिंग बट द टोटल क्वांटिटी, टोटल आउटपुट, और कितनी हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो। ए क्या है? दिस ए इज टोटल फैक्टर की मेरी प्रोडक्टिविटी क्या है। एल, एल स्टैंड्स फॉर मेरी कितनी लेबर रिक्वायर्ड है। के, मेरे कितनी, के स्टैंड्स फॉर व्हाट? कैपिटल, मेरे को कैपिटल कितनी चाहिए। जो ऊपर ए है पावर में, दैट इज आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। दिस ए इज नथिंग बट आउटपुट elasticity of labor. B is nothing but output elasticity of capital, ठीक है। मतलब इलास्टिसिटी क्या होती है? परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इफ द लेबर चेंजेस बाय 1%। बी क्या आएगा? दैट इज बी के ऊपर था ना। इफ परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इफ आई इंक्रीज, इफ परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपिटल, ठीक है। और चेंजेस बाय 1%, कितना मेरा इंक्रीज आने वाला है। कॉप डुगलास ने एक फाइंडिंग निकाली, ठीक है, और उन्होंने इंटायर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ये निकाला। लेबर यानी कि ए हम कितनी लेके चलेंगे? हम 75% लेके चलेंगे, यानी कि 3/4।
लेबर कितनी लेके चलेंगे 75%, यानी कि 3/, लेबर होगी 3/4 यानी कि 75%, और कैपिटल हम हमेशा रखेंगे 25%, 1/4। ठीक है, सपोज ये फिक्स उसने बता दिया। ओके, नाउ आईसीआई को सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन पे अप्लाई करने में मजा आता है और कुछ भी नहीं आता है। आपको ये दिख रहा है a+b greater than 1, a+b=1, a+b<1, बस आईसीआई यही पूछता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस a+b करके चलना है। सपोजिडली मैंने लेबर लगाई 75%, कैपिटल लगाई 25, इसका आंसर कितना आया, मतलब 0.75, 0.10। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया 100। अब यहाँ पे भी अगर करेंगे तो कितना आएगा 1, मतलब 0.75 प्लस 0.25 इज नथिंग बट 1, 1 = 1। इसका कहने का मतलब क्या है, दिस इज व्हाट कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इज नथिंग बट 75% लेबर, 25% कैपिटल। परफेक्ट। अगर हम लेबर को 60 कर लेते हैं और कैपिटल को 50 कर लेते हैं, या फिर 80% लेबर लगा रहे हैं, 30% कैपिटल लगा रहे हैं, तो हमारे पास कितना आता है 110, यानी कि 1.1 इज ग्रेटर देन 1, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर a प्लस बी का टोटल मिश्रण जो है वो 1 से ग्रेटर आ रहा है, दैट मीन्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप लेबर को इंक्रीज करते हो, अगर आप लेबर को 20% से इंक्रीज करते हो, तो आपकी आउटपुट पता कितनी इंक्रीज हो रही है, 35% इंक्रीज हो रही है। इग्नोर दिस 1.1 80 30, है ना, अभी इसको इग्नोर करो। आप सिंपल सोचो, अगर आप लेबर को इनपुट को 20% से बढ़ा रहे हो, तो आपकी आउटपुट कितनी इंक्रीज हो रही है 35%। आपने ऑलरेडी पहले भी किया था ये चीज, क्या करा था कि जब आपकी आउटपुट ग्रेटर देन इनपुट थी, उसको हम बोलते थे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ऊपर, है ना, कराया था ना अभी, बिल्कुल। फिर हमने पढ़ा क्या, a प्लस बी इज लेस देन 1। अगर आप इनपुट को 20% बढ़ा रहे हो बट आपकी आउटपुट सिर्फ 12% ही इंक्रीज हो रही है, मतलब आउटपुट कम इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू इनपुट, तो वो क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। बस दिस इज व्हाट कॉब डुग्लास। तो पहले वाले में क्या आता है, ग्रेटर देन 1, मतलब यू आर सफिशियंटली व्हाट, यू आर सफिशियंट, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो आप, सफिशियंट एफिशिएंसी है आप में। ठीक है, फिर ये है परफेक्ट बैलेंस है, अगर इक्वल टू 1 है, अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब है आप इनएफिशिएंट हो। लेस देन 1 का मतलब क्या है, आप क्या हो, इनएफिशिएंट हो। क्लियर है, तो सिंपल आपको ये ध्यान रखना है, इफ 1.2 इफ 1 से ग्रेटर है तो इंक्रीजिंग, इक्वल टू 1 है तो कांस्टेंट, लेस देन 1 है तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, और फॉर्मूला आप रिवाइज कर देना, Q = A मल्टीप्लाई बाय L, L की पावर A इज नथिंग बट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, B इज नथिंग बट द इलास्टिसिटी ऑफ द कैपिटल। नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आइसो एंड क्वांट्स। ठीक है, आइसो क्वांट्स, इसका नाम इक्वल प्रोडक्ट कर्व, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, आइसो प्रोडक्ट कर्व भी है। ये देखो कुछ डिमिनिशिंग है, नीचे को जा रहा है। ठीक है, कैसे नीचे को जा रहा है ये भी देखना, एक प्रोडक्ट 1 है तो दूसरा क्या है 12 है, दूसरे को हमने बढ़ाया 3 4 5 किया, देखो 2, दूसरा क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये देखो आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है इक्वल, क्वांट का मतलब होता है क्वांटिटी, यानी कि आउटपुट, इक्वल आउटपुट। तो देखो चाहे हम 1 यूनिट ऑफ लेबर लगाएं और 12 यूनिट ऑफ कैपिटल लगाएं, मेरी आउटपुट क्या रहने वाली है पता है, आउटपुट मेरी फिक्स्ड रहने वाली है। क्लियर है, ठीक है, और सपोजिटली एक ये जो आइसोक्वेंट है ये ज्योमेट्रिकल बेस्ड कर्व है, जिसमें हम कॉम्बिनेशन 2 इनपुट्स का लेके चलते हैं। कौन से इनपुट होते हैं, एक होता है हमारे पास लेबर, दूसरा इनपुट होता है हमारे पास
कैपिटल। ओके, क्लियर है इतना? सपोजिटली मेरे को 1000 जूस बॉटल्स जो थी वो बनानी थी। अब 1000 जूस बॉटल्स बनाने के लिए मेरे को कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है और लेबर कितनी रिक्वायर्ड है? सपोजिटली मेरे को लेबर रिक्वायर्ड थी 10, 15, 20, 25। हर जगह पे आउटपुट कितनी चाहिए मुझे? आउटपुट चाहिए 1000, 1000, 1000। तो कैप जो अमाउंट ऑफ मशीनरी पहले मुझे रिक्वायर्ड थी 5। अब क्योंकि मैंने लेबर ज्यादा कर ली तो मुझे मशीनरी कितनी रिक्वायर्ड होगी? 4। क्योंकि मैंने लेबर ज्यादा कर ली तो मुझे मशीनरी कितनी रिक्वायर्ड होगी? 3। क्योंकि मैंने लेबर ज्यादा कर ली तो मुझे मशीनरी कितनी रिक्वायर्ड होगी? 2। ठीक है, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। हमें एक फैक्टर को क्या करना है? बढ़ाना है, दूसरे को क्या करना है? हमें कम करना है, मतलब सेक्रीफाइस करना है। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। एब्सोल्यूट ये स्लोप है आइसोक्वेंट का, जो कि नीचे डिमिनिशिंग होता है, नेगेटिव रिटर्न होता है। ठीक है, सपोजिटली आप 2 लेबर को यूज कर रहे थे, अगेन आई एम रिपीटिंग, आप 2 वर्कर्स को यूज कर रहे थे और जब आप 2 वर्कर्स को यूज कर रहे थे तो आपके पास 15 एडवांस मशीनरीज थी। फिर आप, अगर आप लेबर इंटेंसिव कंपनी हो तो आपने 12 वर्कर्स को हायर कर दिया। ठीक है, और आपने सिर्फ 3 ही मशीनरी रखी। राइट, तो दोनों में आप चाहे ऑप्शन ए चूज करो चाहे ऑप्शन बी चूज करो, आपकी आउटपुट क्या आने वाली है? सेम आने वाली है। नाउ देयर इज समथिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कैपिटल का होता है कि अगर मैं एक यूनिट को ड्रॉप करूंगा और दूसरे को मैं वर्कर को हायर करूंगा तो क्या आउटपुट बदलने वाली है? तो MRTS को हम बोलते हैं चेंज इन के, दैट इज कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर। इसे बोलते हैं हम एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट, दैट इज चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर। कितनी मेरी कैपिटल में चेंज आया? मेरी कैपिटल में 1 यूनिट ऑफ चेंज आया। लेबर में कितना चेंज आया? 15 माइनस 10, 5 आया। तो मतलब चेंज इन द कैपिटल इज 1, चेंज इन लेबर इज 5, तो 1:5। ठीक है, MRTS हमेशा डिक्लाइनिंग रहता है, क्योंकि एक को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दूसरे को हम गेन कर रहे हैं। सिंपल यही लॉजिक रहता है। ठीक है, अब आइसोक्वेंट की ना कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले ये नेगेटिव स्लोप रहता है। स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट इज MRTS। ठीक है, क्योंकि आप लेबर को या तो कम कर रहे हो और कैपिटल को क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो, ताकि आप प्रोडक्शन वॉल्यूम को बढ़ा सको। दूसरा चीज, ये हमेशा कन्वेक्स टू ऑरिजिन रहता है। इसकी बिकॉज MRTS डिमिनिशिंग नेचर का होता है, कम होता है। इनपुट्स परफेक्ट सब्सटीट्यूट एक दूसरे के कभी भी नहीं होते हैं। आप बिल्कुल मशीनरी को रिप्लेस नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल लेबर को रिप्लेस कभी भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, विदाउट फेसिंग द डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो ये हमेशा कन्वेक्स ऑरिजिन का होता है, क्योंकि डिमिनिशिंग MRTS होता है। कर्व जो है वो हाई लेवल ऑफ आउटपुट डिपेक्ट करता है, कभी भी ये इंटरसेक्टिंग नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी कर्व्स जो है वो इंटरसेक्टिंग नहीं हो सकते, ऐसे ऐसे ही हो सकते हैं। क्लियर है? ओके, अगर कोई आइसोक्वेंट आइसोक्वेंट ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, हायर वाला आइसोक्वेंट ही बताता है हायर प्रोडक्शन। हायर हायर आइसोक्वेंट रिप्रेजेंट हायर प्रोडक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट आइसोक्वेंट एंड इंडिफरेंस कर्व। आइसोक्वेंट इज यूजुअली क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व इज नॉट पॉसिबल टू क्वांटिफाई द सेटिस्फेक्शन। जो ये इंडिफरेंस कर्व वाली चीजें हैं वो आप डिमांड चैप्टर में सीखते हो। ठीक है, जो आइसोक्वेंट है वो प्रोडक्शन थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, प्रोड्यूसर का पार्ट है। जो इंडिफरेंस है वो कंज्यूमर थ्योरी का पार्ट है, दैट इज कंज्यूमर थ्योरी, यानी कि बायर की थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, आप आइसोक्वेंट में एक लेते हो लेबर, दूसरी लेते हो कैपिटल, और इंडिफरेंस कर्व में आप दोनों ही लेते हो कंज्यूमर गुड्स। यानी कि
एक लेते हो आप मैंगो, दूसरा लेते हो आप एप्पल, या फिर एप्पल नहीं लेते तो आप क्या लेते हो, क्लोथ। ठीक है, मतलब कंज्यूमर गुड्स को लेकर चलते हो। ये जो आइसोक्वेंट होता है, हम इसको कार्डिनली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं दिस कर्व इज एग्जैक्टली इक्वल टू 500 यूनिट्स, और इस इंडिफरेंस कर्व को हम मेजर करते हैं। एक होता है हमारे पास कार्डिनल, एक होता है हमारे पास ऑर्डिनल। हम इसको मेजर करते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट। ठीक है, जो बताता है हायर सेटिस्फेक्शन और लोअर सेटिस्फेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो सेटिस्फाइज मी, फैक्ट बोलते हैं, वाटरमेलन सेटिस्फाइज मी मोर देन द मैंगो। ठीक है, तो वो क्या है, आइसोक्वेंट इंडिफरेंस कर्व। तो जब भी मैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात करती हूँ दैट इज रिलेटेड टू कंज्यूमर्स, एंड जब भी मैं प्रोड्यूसर के बारे में बात करती हूँ दैट इज रिलेटेड टू आइसोक्वेंट्स। ठीक है, सो ऑल्टरनेटिव नाम मैंने आपको पहले ही बता दिए, आइसो लाइन, आइसो कॉस्ट लाइन बोलते हैं, इक्वल कॉस्ट लाइन बोलते हैं, बजट लाइन बोलते हैं, बजट कंस्ट्रेंट लाइन बोलते हैं। ये हमेशा डाउनवर्डिंग स्ट्रेट लाइन रहता है। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन दो फैक्टर्स का लेके चलते हैं, और सेम एक्सपेंस अमाउंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, W डिवाइडेड बाय R। नाउ व्हाट इज W डिवाइडेड बाय R, कि स्लोप जो है वो नेगेटिव है, वो एक क्या है, कांस्टेंट है। W इज नथिंग बट वेज रेट ऑफ लेबर, यानी कि प्राइस ऑफ लेबर। ठीक है, डिवाइडेड बाय R यानी कि रेंटल रेट ऑफ कैपिटल। स्लोप विल बी नेगेटिव एंड कांस्टेंट। स्लोप नेगेटिव क्यों रहता है, क्योंकि परचेजिंग पावर फोर्सेस वर्क फोर्सेस टू बाय फ्यू मशीन्स। कहने का मतलब क्या, अगर आप ज्यादा वर्कर रखते हो तो आप क्या कहते हो, लेबर से काम करवाते हैं, मशीनरी कम रखते हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या रहता है, लीनियर रहता है। मार्केट के जो इनपुट है W and R है, वो कभी भी वो शिफ्ट कभी भी नहीं होते, डू नॉट शिफ्ट, सिंपली क्योंकि एक स्मॉल फैक्ट्री है तो वो अपना ऑर्डर साइज अगर चेंज करेगी तब भी वो चेंज नहीं होते। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। सो एज अ बिजनेस ऑनर यू वांट, यू शुड बी इन द इक्विलिब्रियम, जहाँ पे आप अपनी कॉस्ट को कवर कर सको, जहाँ पे आप प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सको। ठीक है, कॉस्ट कंस्ट्रेंट कर सको। तो यूजुअली दिस इज माई स्लोप आइसोक्वेंट। ठीक है, दिस इज माई आइसो कॉस्ट लाइन, यानी कि मेरा बजट। नीचे मैं मेजर करती हूँ लेबर को, और ऊपर मैं मेजर करती हूँ कैपिटल को। ये क्या है, आइसोक्वेंट टारगेट आइसोक्वेंट। ठीक है, दिस इज माय आइसोक्वेंट। ये मेरा जो पॉइंट होता है बीच वाला, इसको मैं बोलती हूँ इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट को ही हम बोलते हैं टेंजेंट। क्लियर है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो भी आइसोक्वेंट लाइन होती है वो टेंजेंट होनी चाहिए आइसोक्वेंट कर्व के साथ। सो स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉस्ट लाइन। ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। बाकी ये मैंने आपको एग्जांपल लिख के दी थी कि आउटपुट क्या हो सकते हैं, बेवरेजेस, जो सोडाज, प्लांट मशीनरी आर द फिक्स्ड कैपिटल, रॉ मटेरियल, लेबर। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज थ्योरी ऑफ कॉस्ट। अब ध्यान रखना, जब भी हम कॉस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे पास दो तरीके की इकोनॉमिक कॉस्ट आती है। कितने तरीके की कॉस्ट आती है, हमारे पास दो तरीके की इकोनॉमिक कॉस्ट आती है। एक होती है हमारे पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होती है हमारे पास इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है, इम्प्लिसिट का कॉस्ट होता है अकाउंटिंग की कॉस्ट। ठीक है, नॉट इन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग बुक्स। जैसे कि
एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी कि मेरा कैश का आउटले हो रहा है, रॉ मटेरियल, एम्प्लॉय की सैलरीज जो मुझे एक्चुअल में देनी पड़ रही है। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब जो मैंने फॉरगॉन किया, अपना रेंट, मैंने अपनी ही प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया तो मुझे रेंट नहीं देना पड़ा। मुझे मैं अपने ही कैश को यूज़ कर लिया तो मुझे उस पर कैश इनकम नहीं हुई। ऑनर की सैलरी बहुत परेशान कर रही है लाइफ तो, ठीक है। ऑनर की सैलरी। सो अकाउंटिंग कॉस्ट एंड द इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट को हम एक्सप्लिसिट और आउटले कॉस्ट भी बोलते हैं, जहाँ पे एक्सपेंसेस हैव टू बी इनकर्ड बाय द फर्म आर रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे जो खर्चे हम एक्चुअल में बेयर करते हैं, जो हम पे करते हैं, रेंट पे करना, रॉ मटेरियल की पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, ये सब किस में आती हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आती है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? इम्प्यूटेड कॉस्ट, जिसमें हम हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसी को ही हम क्या करते हैं? डिप्लॉय करते हैं अपने बिजनेस में, ताकि हम कैश को पे कर मतलब हमें एक्चुअल में कैश पेमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी जॉब को क्विट किया और आपको सैलरी नहीं मिली, ठीक है, पर अब आप अपना स्टार्टअप चलाने वाले हो, अपना बिजनेस चलाने वाले हो, ठीक है, तो आपने या फिर आपने अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ किया, जो प्रॉपर्टी को आप रेंट पे दे सकते थे, बट अब आप अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हो तो आपको रेंट नहीं मिलने वाला। तो इकोनॉमिक कॉस्ट में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम पूछे, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आए कि इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, तो यूजुअली इकोनॉमिक प्रॉफिट इज नथिंग, टोटल रेवेन्यू में से आप क्या करके चलते हो? इकोनॉमिक प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू में से आप इकोनॉमिक कॉस्ट को माइनस करते हो। जितना भी आपको रेवेन्यू होता है उसमें से आप माइनस करते हो क्या? इकोनॉमिक कॉस्ट को, तो आपको क्या मिलता है? दैट इज नोन एज इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अब आउटले कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? आउटले कॉस्ट होती है आउट ऑफ पॉकेट, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, जो आप एक्चुअल में कैश में एक्सपेंडिचर करके चलते हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जो आप नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन कर देते हो, सेक्रीफाइस कर देते हो, चॉइस करते हो, ठीक है, तो वो होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि आपको बर्थडे पार्टी के लिए आपको 10,000 मिले, ठीक है, आपने दोस्तों को पार्टी देना जरूरी नहीं समझा, आपने उसकी जगह पे क्या ले लिए? स्नीकर्स ले लिए, राइट। दैट दोस्तों को पार्टी देना इज, आपने बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूज किया, दैट इज स्नीकर्स ले लिए, दोस्तों को पार्टी नहीं दी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट? जो आपने फॉरगॉन कर दिया, यानी कि दोस्त को पार्टी नहीं दी। सिमिलरली अगर आप दोस्त को पार्टी देते हो, आपने फॉरगॉन क्या किया? सैलरी, स्नीकर्स लेना, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन करना, छोड़ना, किसी खर्चे को छोड़ना, गिव अप करना, उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वी हैव समथिंग कॉल्ड ट्रेसेबल डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है जो ऐसे खर्चे जो आप डायरेक्टली ट्रेस करके चलते हो, जो आप डायरेक्टली पे करके चलते हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या? डायरेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को पता है कि मेरी फैक्ट्री में खर्चा जो है, सपोजिटली शर्ट बनाने का खर्चा ये आता है। जैसे कि आप कोई मॉल में जाते हो और मॉल में देखते हो कि इस शर्ट की उस शर्ट के ऊपर प्राइस टैग लगा होता है 5,000 का। उस शर्ट पे प्राइस कितने का लगा, प्राइस टैग लगा होता है 5,000 का, पर आप देखते हैं यार 5,000 की तो है नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2,000 का कपड़ा है, और लेबर और 1,000 मास्टर जी की वो है स्विंग की, 3,000 में तो मुझे ये मिल जाएगी। तो आपने सिर्फ और सिर्फ कपड़े की कॉस्ट लगाई और मास्टर जी की कॉस्ट लगाई, है ना, उसके स्विंग की। बट आपने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया, वहाँ का लाइटनिंग एक्सपेंसेस प्लस मॉल में लाइटनिंग एक्सपेंसेस। सो आप जो चीज़ को आप रेडली आइडेंटिफाई कर देते हो, ट्रेस कर लेते हो प्रोडक्ट को, उसे बोलते हैं हम ट्रेसेबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, जो डायरेक्टली वन प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड होती है, डायरेक्टली दिख रहा है कि ये ही खर्चा है। हेलो।
अच्छा, आई थॉट अगेन आवाज चली गई। सो ठीक है, डायरेक्टली दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट पे इतना खर्चा है, तो उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट कॉस्ट, ट्रेसेबल कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि इस शूज़ पे लेदर लेदर लगी है, तो लेदर की कॉस्ट है। एक टेबल वुड का है तो वुड की कॉस्ट है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब जिसको मैं इजीली ट्रेस नहीं कर पाता, जिसको मैं इजीली क्या नहीं कर पा रहा, ट्रेस नहीं कर पा रहा, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। ठीक है, मतलब जैसे जो अब फैक्ट्री पे क्या खर्चा हो रहा है मुझे नहीं पता है ना। मे बी डाइंग का खर्चा हो रहा हो, मे बी बहुत सारे एम्प्लॉयज हो, स्टाफ हो जिनको सैलरी दी जा रही है। ठीक है, जैसे कि उसका उसका सिक्योरिटी का रेंट कितना है, फैक्ट्री में कोई सिक्योरिटी गार्ड थे तो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, मैनेजर है तो मैनेजर की सैलरी है। तो किसी एक किसी एक प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं बोल सकते, बहुत सारे कॉस्ट का मिलन होता है, बहुत सारी कॉस्ट का मिक्सचर होता है, दैट इज इंटरेक्ट कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास इंक्रीमेंटल कॉस्ट और द संक कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आप इनकर करते हो नया बिजनेस लेने के लिए। ठीक है, एडिशनल कॉस्ट इनकर एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस, न्यू बिजनेस डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल आपने 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 नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया, एक्स्ट्रा मशीनरी ली जिसके लिए जिसकी कॉस्ट थी 2 लाख रुपीज, एक्स्ट्रा लेबर आई 50,000 की। ठीक है, तो दीज आर द इंक्रीमेंटल कॉस्ट, नई मशीनरी की कॉस्ट, नए नए लेबर की कॉस्ट, क्योंकि अपना नया प्रोडक्ट जो था वो लॉन्च किया था। देन संक कॉस्ट, संक कॉस्ट मतलब एक ये ऑलरेडी हमने एक बार ही खर्चा कर लिया, अब दोबारा से इसको कैन नॉट बी रिकवर्ड, दोबारा से नहीं कर सकते, मतलब जो पैसा गया वो गया, मनी ऑलरेडी स्पेंड, वो जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, उसे बोलते हैं हम संक कॉस्ट। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने 5 लाख रुपया स्पेंड किया था ऑन मार्केट रिसर्च। ठीक है, अब बाद में जाकर वो प्रोजेक्ट को ही कैंसिल कर देता है, प्रोजेक्ट को ही ड्रॉप कर देता है, तो पैसा तो गया 5 लाख रुपया, आपने खर्चा तो किया था, तो दिस इज संक कॉस्ट। मतलब कभी भी आप फ्यूचर डिसीजन में संक कॉस्ट को काउंट नहीं करते, इसको कभी भी आप चेंज नहीं करते हो। क्लियर है। फिर आता है हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट और द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी होती है, ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आपने 2020 में 2020 में एक एसेट खरीदा था जिसकी कॉस्ट कितनी थी 10 लाख रुपीज, मतलब उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है 10 लाख रुपीज। देन कम्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जो आप एक ओल्ड एसेट को रिप्लेस करने में खर्चा करते हो, दैट इज नोन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आपने नई मशीनरी को बाय किया, ठीक है, पुरानी मशीनरी की जो कॉस्ट थी वो 15 लाख थी, आपको आपने सेम मशीनरी को परचेज करना है, आपने जो 2020 में मशीनरी परचेज करी थी उसी सेम मशीनरी को परचेज किया टुडे, और टुडे सेम जो मशीनरी थी वो पहले हमने कितने की ली थी, 10 लाख की ली थी, अब सेम मशीनरी हमें कितने की मिल रही है, 15 लाख की मिल रही है, दैट इज नोन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो मैम हम ले रहे हैं, नहीं हम ले नहीं रहे हैं, सिंपल, जो आज अगर हम उस ओल्ड एसेट को रिप्लेस करें तो कितने की मशीनरी पड़े, दैट इज नोन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट इज फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट फिक्स रहती है, चाहे मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊं, चाहे मैं प्रोडक्शन कम करूं, चाहे मैं प्रोडक्शन जीरो करूं, जो कॉस्ट फिक्स्ड रहती है उसे बोलते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट। ये फिक्स्ड कॉस्ट का अनदर नाम है कांस्टेंट कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, जो आउटपुट के साथ बदलती नहीं है। फॉर एग्जांपल रेंट, चाहे मैं एक स्टूडेंट को टीच करूं तब भी रेंट उतना है, अगर मैं 10 स्टूडेंट को टीच करूं तब भी रेंट उतना है, अगर मैं 50,000 स्टूडेंट्स को टीच करूं तब भी रेंट क्या है, उतना ही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी टैक्सेस और इंटरेस्ट ऑन लोन सेम रहता है। अगर फर्म जो है सपोजिटली मतलब कॉस्ट जो है वो हमारी सेम रहती है, चाहे मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊं, कम करूं, जीरो करूं, प्रोडक्शन चेंजेस बट फिक्स्ड कॉस्ट नेवर नेवर एवर चेंजेस। ठीक है, इवन इफ कॉस्ट जो है मेरे को फैक्ट्री जो है वो 0 यूनिट्स भी बनाती है तब भी मुझे ये कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, चाहे तुमने प्रोडक्शन करी नहीं करी, इंटरेस्ट अगर अगर तुमने लोन लिया है तो तुम्हें इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा।
क्लियर है। फिर आता है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ बदलती है। फॉर एग्जांपल मेरी पिज्ज़ा शॉप है, तो जितने क्लाइंट्स आएंगे उसके हिसाब से कॉस्ट बढ़ती जाएगी, है ना। अगर मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आएंगे तो उस हिसाब से मेरी चेयर्स बढ़ती जाएंगी, मेरे पास बेंचेस बढ़ते जाएंगे। दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट विच वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, फंक्शन ऑफ द आउटपुट, ठीक है। अब उसकी एग्जांपल, वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल रॉ मटेरियल हो गया, पैकेजिंग की कॉस्ट हो गई, फ्यूल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया। जितना आप प्रोडक्शन करते हो उतनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, जितना आप कम प्रोडक्शन करते हो तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होती है। तो मैम प्रोडक्शन कम करनी चाहिए नहीं, यू आर इफ यू आर एबल टू कवर द वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, तो प्रोडक्शन और करो, देन यू विल जनरेट द टोटल रेवेन्यू ना, ठीक है। तो अगर फर्म शट डाउन होती है शॉर्टर पीरियड में तो फिक्स्ड कॉस्ट को हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर शट डाउन होती है शॉर्ट पीरियड में, वेरिएबल कॉस्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर है ना, हमें पिज्ज़ा बेचना है या नहीं बेचना है। एग्जाम्पल वेजेस है। शट डाउन कॉस्ट, कॉस्ट क्या होती है जो आप ऑपरेशंस को, बिजनेस को बंद करना चाहते हो, अभी सस्पेंड करना चाहते हो, उसे बोलते हैं हम शट डाउन कॉस्ट। मतलब कॉस्ट जो हमें पे करनी पड़ेगी अगर हमें टेम्परेरीली भी क्लोज होके चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में कि लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे रेस्टोरेंट शट डाउन हुए थे, मतलब टेम्परेरीली क्लोज हुए थे, ठीक है। सो फिर हमारे पास कॉस्ट जो हमें स्टिल पे करके चलनी पड़ेगी, वो कौन सी होती है, जैसे मेरे कोई मैनेजर था उसकी सैलरी, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, कोई मिनिमम मेंटेनेंस का खर्चा, रेंट है, कोई इंश्योरेंस है, वो। फैक्ट्री बंद है फिर भी मुझे कुछ एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ रहे हैं, कुछ एक्सपेंसेस पे करने पड़ रहे हैं, दैट इज माय वेरिएबल कॉस्ट। नाउ कम्स सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड पार्ट, एक होता है वेरिएबल पार्ट, ठीक है। तो कॉस्ट नाइदर परफेक्टली वेरिएबल नॉट फिक्स, तो मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड पार्ट ऑल्सो, कुछ वेरिएबल पार्ट भी होता है, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट, उस इलेक्ट्रिसिटी बिल 500 रुपये तो मिनिमम आएगा ही आएगा, यानी कि फिक्स चार्ज कितना है 500 रुपीज़। और अगर मैंने यूज़ किया और बढ़ाया तो 8 रुपये पर यूनिट रुपीज़ मुझे चार्जेस लगेंगे, यानी कि वेरिएबल, ठीक है। तो बिल का मिनिमम चार्जेस 500 तो आएगा ही आएगा, प्लस वेरिएबल पोर्शन भी आके चलेगा। फॉर एग्जांपल वाटर बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, बहुत से केसेस में आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, है ना, कि 1000 यूनिट्स तक फ्री, उसके बाद वेरिएबल है। तो दीज आर व्हाट सेमी वेरिएबल कॉस्ट। स्टेयर स्टेप कॉस्ट। स्टेयर स्टेप कॉस्ट क्या होते हैं, कॉस्ट जो कुछ टाइम के लिए, सर्टेन रेंज के लिए कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। कॉस्ट विच इंक्रीज इन स्टेयर स्टेप फैशन, तो कुछ टाइम के लिए सर्टेन रहती है, बट फिर नया फिर बहुत बढ़ जाती है जैसे ही हमारी आउटपुट जो है बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल एक सुपरवाइजर जो था वो मैनेज करके चल रहा था 20 वर्कर्स को, ठीक है। तो वन सुपरवाइजर जो है वो 1 से 20 वर्कर्स को मैनेज कर रहा है। अब जब वर्कर्स 21 से 40 हुए तो मेरे को 2 सुपरवाइजर्स लगाना पड़ेगा। एज सुन एज मैंने 21st वाला जो है सिर्फ मेरे पास सुपरवाइजर 21 हुए, तब भी मुझे दूसरा वाला सुपरवाइजर लेना पड़ा, ठीक है। तो सुपरवाइजर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, जंप हो जाएगी। इट लुक्स लाइक स्टेयर्स, बट इसको बोलते हैं स्टेयर स्टेप कॉस्ट। एक पॉइंट के बाद आप जब खर्चा करते हो थोड़ा सा भी बढ़ता है तो आपको दैट इज नोन एज स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है, डन। फिर उसके बाद हमारे पास वेरियस फार्मूला है। टोटल कॉस्ट क्या होती है, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, और हम एवरेज कॉस्ट को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी हमारे पास टोटल कॉस्ट आती है। फिर हमारे पास आता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट में से, क्योंकि सिंपली शिफ्टिंग है, टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को, अगर हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है तो हमारे पास मेन फार्मूला क्या था, द मेन फार्मूला वाज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल कॉस्ट।
तो अगर मेरे को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट में से टोटल कॉस्ट बड़ी होगी ना, तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगी। अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट में से मैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दूंगी। क्या मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जीरो हो सकती है? द आंसर इज नो। मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्या मेरी वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है? हाँ, हो सकती है। फिक्स्ड कॉस्ट तो मुझे पे करनी ही होती है ना, कोई और चारा ही नहीं होता। ठीक है, फिर मेरे पास ये इसी का ही रिलेशनशिप था। ठीक है, टोटल कॉस्ट में हम एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्राइस के साथ, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्वांटिटी के साथ। टोटल यहाँ पे भी क्वांटिटी ही आना चाहिए था। ठीक है, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस दिस। एवरेज कॉस्ट को वही पुराना वाला फॉर्मूला, एवरेज निकालने के लिए टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मार्जिनल कॉस्ट है तो चेंज इन टीवीसी अपॉन द क्वांटिटी, या फिर टीवीसी 1 माइनस टीवीसी 0, या फिर चेंज इन द टोटल कॉस्ट, चेंज इन द आउटपुट। ये आपको ना इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस एक थोड़ी सी नजर मार के रखना इस पे, जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हेल्प करके चलेगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसा होता है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट है ना, चेंज नहीं होने वाली, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने वाला है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने वाला है, वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने वाला है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरी जीरो हो सकती है क्योंकि आपने प्रोडक्शन ही नहीं करी, तो आपकी कॉस्ट क्या होगी? जीरो ना। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो से होती है, फिर ये जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ती जाती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, ये डिक्रीजिंग रेट पे इनिशियली इंक्रीज करती है, डिक्रीजिंग रेट पे, फिर वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ती जाती है, मतलब कुछ ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये बेसिकली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, और जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है वैसे वैसे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ती है। फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी कम होनी शुरू हो जाती है, ड्रॉप होनी शुरू होती है। ध्यान है, एमसी का कर्व किया था हमने लास्ट यूनिट में, वैसा ही है। टोटल कॉस्ट हमें कैसे मिलती है? टोटल कॉस्ट दोनों को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इन दोनों को प्लस करके मिलती है। तो टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कुछ ऐसे होती है। ओके, ये देखो क्या हुआ है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये देखो इन्वर्टेड एस आ गया ना। ठीक है, और टोटल कॉस्ट कुछ मेरी ऐसे है। तो स्लोप्स ऑफ टीसी एंड टीवीसी आर सेम, इन्वर्टेड एस शेप्ड, हर पॉइंट पे वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल टू द टीएफसी, तो यहाँ पे सेम रहता है। दिस इज व्हाट टीएफसी। नाउ अगर हम, ये बिल्कुल उसी के जैसा ही है, मतलब जो हमने ऑलरेडी करे हुए हैं। ठीक है, अब एमसी और एसी का रिलेशनशिप है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मैंने बताया था एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो रिलेशनशिप होता है वो कौन सा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट क्या थी? एवरेज टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट, वैसा ही सेम सेम है, कुछ इतना डिफरेंस नहीं है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में टीवीसी अपॉन क्वांटिटी है। एवीसी पहले फॉल करेगा, फिर मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर ये राइज करना शुरू कर देता है। तो देखो एमसी कर्व हो, चाहे एवरेज टोटल कर्व हो, चाहे एवरेज वेरिएबल कर्व हो, चाहे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो कर्व हो, हमेशा ध्यान रखना जो जितने भी कॉस्ट कर्व होते हैं वो यू शेप्ड होते हैं। वो कौन से शेप में होते हैं? यू शेप्ड में होते हैं। जितने भी हमने कल वो रेवेन्यू कर्व वाले किए थे, है ना, तो यहाँ पे ऐसे था टोटल रेवेन्यू, तो वो क्या होता है? इन्वर्टेड वाली शेप में होते हैं, पहली चीज। तो हमेशा एमसी पहले एसी से बिलो होगा। एमसी टोटल रेवेन्यू में क्या हो रहा था? एमआर पहले ऊपर था, एसी नीचे था, फिर एमआर नीचे आ जाता है, एआर ऊपर रहता है। इसमें उल्टा चलेगा, इसमें एमसी पहले बिलो होगा, मतलब मार्जिनल कॉस्ट कर्व बिलो होगा एवरेज कॉस्ट से। ठीक है, फिर मार्जिनल कॉस्ट एसी के अबव हो जाएगा, फिर एक एक पॉइंट आएगा जब एमसी एसी के इक्वल होगा। ओके, क्लियर है? तो एक मैं चीज आपको लिखवा देती हूँ, लिखोगे व्हेन एमसी इज बिलो एवरेज कॉस्ट, इसको हम कुछ, चलो ऐसे करते हैं।
The cost of making, it means cost of making next unit is lower than current. This leads to average downwards, तो AC फॉल होता है, ठीक है। when MC is equal to what, AC, average cost completely फ्लैट होती है, मतलब कोई भी इतना फर्क नहीं होता, ठीक है। दिस occurs when AC is at its minimum point. कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए कि मैक्सिमम, मिनिमम। रेवेन्यू मैक्सिमम होना चाहिए कि मिनिमम, मैक्सिमम, है ना। उस टाइम पे हम मैक्सिमम की बातें कर रहे थे, बट कॉस्ट में हम मिनिमम की बात करेंगे, मिनिमम पॉइंट। थर्ड पॉइंट, व्हेन MC इज अबव AC, मतलब एडिशनल कॉस्ट कुछ ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग नेक्स्ट यूनिट और एडिशनल यूनिट is higher than current average, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी MC कर्व होता है वो हमेशा, चाहे वो AC कर्व हो चाहे वो ABC कर्व हो, उसको लोएस्ट पॉइंट पे कर्व को कट करके चलता है, लोएस्ट पॉइंट पर कट करके चलेगा। आगे लिखा होगा वैसे तो, इंटरसेक्ट AC एंड द ABC एट द मिनिमास, यानी कि मिनिमम पॉइंट पे, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही समझा दिया, ऑलवेज रिमेंबर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे करके चलना। नाउ वी हैव लॉन्ग रन एवरेज कर्व। तो लॉन्ग रन में क्या हो रहा था, सारे के सारे वेरिएबल्स मेरे क्या थे, सारे के सारे वेरिएबल्स मेरे सारे के सारे वेरिएबल्स मेरे वेरिएबल थे, हर किसी चीज को, हर किसी फैक्टर को मैं चेंज कर सकती थी, कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे, मतलब हर कोई चीज फिक्स्ड नहीं थी। आप यूजुअली फैक्ट्री को बढ़ा सकते हो, आप नया लैंड खरीद सकते हो, आप इंटायर लेआउट चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो यूजुअली इसमें जो कर्व मिलता है वो आपको एनवेलप कर्व मिलता है, देखो इसे बोलते हैं हम एनवेलप कर्व और SSE कर्व, ठीक है। लॉन्ग रन में क्या होता है, प्लानिंग एनवेलप कर्व और बोट कर्व बोलते हैं हम इसको। सो ये बेसिकली सपोर्ट करता है छोटे 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 स्मॉल रन एवरेज कॉस्ट को। SSE इज नथिंग बट स्मॉल रन एवरेज कॉस्ट। अगेन आपके लिए कर्व्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए कौन से कर्व में क्या है, ठीक है। ये बताता है कि फैक्ट्री का साइज नए नए छोटे छोटे प्लान्स के अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है। तो यू शेप्ड होता है, स्वीपिंग बॉटम है रादर देन शार्प ड्रॉप है, कोई भी ड्रॉप नहीं है, ठीक है। क्लियर है, ओके। सो स्टेज 1 में LSE क्या हो रहा है, गिर रहा है, फिर उसके बाद फॉलिंग है, मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फिर यहाँ पे वो मिनिमम LSE पे है, दिस P पॉइंट मिनिमम LSE है, मतलब ऑप्टिमम स्केल, फिर उसके बाद वो राइजिंग LSE पे है, यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, पहले मेरी कॉस्ट कम हो रही है मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फिर एक मैं मिनिमम पॉइंट पे हूँ, ठीक है, फिर मेरी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, दैट इज ऑप्टिमम स्केल। सो जब भी हम नीचे होते हैं, SSE नीचे आ रहा होता है मतलब अंडर यूटिलाइजेशन है, इस पे हम बिल्कुल एकदम सही पॉइंट पे हैं, फिर ये जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो हम ओवर यूटिलाइज करके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कर्व है वो किसके ऊपर होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर होता है और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के ऊपर होता है। जैसे जैसे आप बिजनेस को बढ़ाते हो, ऑपरेशंस को बढ़ाते हो, आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो ड्रॉप करनी शुरू करती है, क्योंकि आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं। देखो अगर मेरे को एक ही स्टूडेंट को पढ़ाना हो एक रूम में जिसका रेंट 50,000 है,
तो मेरी कॉस्ट स्लाइट हाई है, बट अगर मुझे एक ही रूम में 50 बच्चों को पढ़ाना हो तो वो मेरी कॉस्ट कवर कर लेगी, मतलब आई अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, है ना। हो सकता है मैं 100 बच्चा पढ़ाऊँ तो और मेरे को बेनिफिट होगा, तो मतलब ज़्यादा पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ पर स्टूडेंट विल डिक्लाइन, राइट। उसे बोलते हैं हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो उसके बाद एक पॉइंट आता है जब आप ओवर क्राउडिंग करते हो तो दैट आपकी एफिशिएंसी लूज होती है, दैट इज डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। एज यू इंक्रीज ऑपरेशन, आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट एवरेज कॉस्ट जो है वो कम होती है, क्योंकि आपको डिस्काउंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, आपके पास मशीनरी स्पेशलाइज्ड होती है। फिर एक आप मिनिमम एलएसी के मिनिमम पॉइंट पे आ रहे थे, एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट पे, जिसपे आप ऑप्टिमम कैपेसिटी पे होते हो, ऑप्टिमम स्केल पे होते हो, ठीक है। आपका जो प्लांट है, आपका जो मशीनरी है वो पीक एफिशिएंसी पे है, आप लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट पे प्रोडक्शन करके चल रहे हो। देन कम्स राइजिंग सेगमेंट, जिसमें आप एलएसी ऊपर को जा रहा होता है, उसमें आपकी इंटरनल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है, क्योंकि बिजनेस आप एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पा रहा, ब्यूरोक्रेसी है, कम्युनिकेशन डिलेज है, एवरेज कॉस्ट आपकी डिक्लाइन करनी शुरू कर देती है, ठीक है। तो इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज के टेक्निकल, मैनेजरियल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, रिस्क बेयरिंग रीजंस है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज मतलब बाहर वाले आपको रॉ मटेरियल चीपर मिल रहा है। टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमीज है, स्किल्ड लेबर की डेवलपमेंट हो रही है, मतलब अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, दैट इज एक्सटर्नल इकोनॉमीज। एंड डिस इकोनॉमीज ग्रोथ है, आप एंसिलरी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कर रहे हो, आप ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग पे खर्च के चल रहे हो, आप इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन है। नाउ कम्स दिस क्वेश्चन, लेबर कितनी इंक्रीज हो रही है, 1 1 1। टोटल आउटपुट कितना है मुझे नहीं पता, है ना, पर मार्जिनल प्रोडक्ट में कितना है, 0। इसका मतलब क्या है, आपका यहां पर व्हाट इज द टोटल आउटपुट ऑफ 2 hours ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड। इसका कहने का मतलब क्या है, आप क्या करके चलोगे, 2 hours ऑफ लेबर का मतलब यहां पर 2 hours ऑफ द लेबर का मतलब यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितना है, 100, तो 100 + 80 180, कितना आ रहा है आपके पास, 180। तो मेरे अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर सी मतलब ठीक ही होगी, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ लेबर, थर्ड यूनिट ऑफ लेबर की मार्जिनल प्रोडक्ट, तो मतलब 240 - 180। आप कैलकुलेशन कर लेना, वैसे 0 14 - 8 इज 60 एंड 160 आएगा, ठीक है। सो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ लेबर इज 60। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 hours ऑफ लेबर, एवरेज प्रोडक्ट, तो एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर, तो 240 डिवाइडेड बाय 3 80। क्लियर है, तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन होने चाहिए 80, आ गया, this and this. Now using the question 27 to 29, आपको क्या निकालना है, टोटल एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आपके पास गिवन है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द 2 units, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ना, तो टोटल पहले तो बताओ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या आएगी, मेरे पास टोटल कॉस्ट है 240, आपने आउटपुट कितनी प्रोड्यूस करी, 0, तो मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 0, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट के इक्वल। क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये 0 है, ये अगर 240 है तो ये भी तो 240 ही होगी। हाँ, तो अब अगर मेरे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 2 यूनिट्स कर दूं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 240 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 120 आ गया मेरे पास आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आंसर नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6th यूनिट ऑफ आउटपुट, मार्जिनल कॉस्ट, तो 6th यूनिट ऑफ आउटपुट यानी कि 690 - 610, 9 - 1 8 80, ऑप्शन नंबर सी। Diminishing marginal return state start to occurs between units. देखो diminishing return कैसे आ रहा है, यहाँ पे तो अभी तो इंक्रीज 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 आ रहा है, यहाँ के बाद क्या होना शुरू हो गया है, कम होना शुरू हो गया है, तो मतलब 5 and the 6 would be there,
एक मिनट बेटा, एक कॉल आ रही है, तो इस पे मैसेज ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 एंड 6 वुड बी देयर। सिमिलरली ये भी प्रोडक्ट ऐसा ही है, ये बाकी सारे सम्स, इसको प्लीज सॉल्व करके चलिए। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे प्लीज मैसेज करके चलना। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। ठीक है, आई होप आपको समझ आया है। अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म करके चलिए। गुड बाय, टेक केयर।